इसके आगे है समाप्तप्राय। समाप्तप्राय के आधार पे जो संसाधन समाप्त हो जाते हैं। नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन, इसमें दो प्रकार के संसाधन आते हैं। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन है जिनका पुनर्निर्माण हो सकता है, जिनको हम बार बार बना सकते हैं, उन्हें नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अगर हम एक बार कोई संसाधन बनाते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं और हम उसको दोबारा बना सकते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, वन्य और वन्य जीव। और ये हमारे संसाधन के भविष्य भी हैं, क्योंकि भविष्य में भी जब तक सौर ऊर्जा हमारी धरती में प्राप्त होगी तब तक हम सूरज की रोशनी से सौर ऊर्जा बना सकते हैं, पवन से पवन ऊर्जा बना सकते हैं, और जल, ये सभी वे हैं जो निरंतर पृथ्वी पे रहेंगी, हमेशा सतत प्रवाह, इनका जो प्रवाह है वो हमेशा चलता रहेगा। इसीलिए हम नवीकरणीय संसाधन को कभी समाप्त न होने वाला संसाधन कहते हैं, जो हमेशा जिनका नवीनीकरण होता रहेगा। हम उसका इस्तेमाल करेंगे और हम उसको फिर से उसका निर्माण करते रहेंगे। जैसे कि आज का आप लोग का सोलर पैनल होता है, जो आप सोलर पैनल लगा के आराम से सूर्य की रोशनी से ऊर्जा बनाते हैं। तो जब तक सूरज का प्रकाश पृथ्वी पे पड़ेगा और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेंगी, आप आराम से सौर ऊर्जा का निर्माण कर सकते हैं। इसी तरह पवन चक्कियां लगा के पवन ऊर्जा का निर्माण होता है। जब तक हवा रहेगी, जब तक पवनें चलेंगी, तब तक आराम से हो सकता है। इसी तरह जल और वन भी रहता है। जल, जब तक पृथ्वी पे आपको पता है कि 70% जल है, जब तक जल रहेगा आराम से हम जल ऊर्जा का निर्माण कर सकते हैं। तो नवीकरणीय संसाधनों का भविष्य भी कहलाता है। फिर आता है अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन वे होते हैं जिनका निर्माण बहुत लंबे समय तक होता है, जिनको बनने में एक बहुत लंबा समय लगता है, लाखों करोड़ों समय लगता है अनवीकरणीय संसाधन बनने में। इसका उदाहरण है खनिज, जैसे लोहा, कोयला, तांबा, सोना, हीरा। इनका जो निर्माण का समय होता है वो बहुत ही लंबे समय होता है और इनका निर्माण बहुत लंबे समय पे होता है। जीवाश्म ईंधन भी वही है, धरती के अंदर दबा रहता है बहुत सालों बाद और तब जाके इसका निर्माण होता है। जैसे प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम गैस, आपका पेट्रोल, डीजल, ये सब बनने में बहुत लाखों समय लगता है। और इनमें कुछ संसाधन का पुनर्चक्रण हो सकता है। कुछ संसाधनों का निर्माण हम एक बार इस्तेमाल करके फिर कर सकते हैं, जैसे लोहा, सोना, जितनी भी धातुएं होती हैं जो ठोस पदार्थ हैं, उनको हम फिर से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल एंड रीयूज, मतलब कि उसको हम गलाएंगे, फिर बनाएंगे और उसको दोबारा हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जीवाश्म ईंधन जो है वो अचक्रीय है। जैसे एक बार हम अगर एलपीजी गैस सिलेंडर जला लेते हैं तो वो खत्म हो जाता है, तो हम उसका दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी तरह डीजल, पेट्रोल, आपका केरोसिन ऑयल जो भी है, ये अचक्रीय संसाधन कहलाता है। अचक्रीय वे होते हैं जिनका हम बार बार निर्माण नहीं कर सकते। इसके बाद आता है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर मतलब कि उसका मालिक कौन है। व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन वे संसाधन होता है जिन पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है, मतलब कि किसी एक जो संसाधन है उसका कोई एक मालिक हो। फॉर एग्जाम्पल, हमारे जो गांव में किसान होते हैं उनका अपना खेत होता है, तो वो खेतों के मालिक होते हैं, उनकी अपनी बाग होती है, कुआं होती है, जिनका सिर्फ और सिर्फ मलिकाना हक जो है वो उनका होता है। और शहरी क्षेत्र में ऐसे लोगों के पास जैसे घर होते हैं, वो घर के मालिक होते हैं, उनके पास कार, मोटर जो भी होती है वो उसके इकलौते मालिक होते हैं, वो कहलाता है व्यक्तिगत संसाधन। फिर आता है सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनमें समस्त समुदाय का सभी सदस्य उपलब्ध होते हैं, मतलब कि कोई भी वह संसाधन जिसमें किसी एक व्यक्ति का मलिकाना हक ना हो, बल्कि हमारे पूरे गांव का हो। जैसे कि हमारी ग्राम पंचायतें जो बनती हैं, जहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं और पंचायत की बैठक होती है, उसमें किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता, उसमें आपके पूरे समुदाय का अधिकार होता है। जो पार्क होते हैं वो किसी एक व्यक्ति का पार्क नहीं होता, वो आपके समाज में, आपके समुदाय में जितने भी लोग होते हैं उन सबका होता है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिसमें आप सभी जाके अपनी सुविधाएं लेते हैं। और जितनी भी सरकारी संस्थाएं होती हैं, जैसे विद्यालय, स्कूल, हॉस्पिटल्स, ये सभी सामुदायिक
संसाधन कहलाते हैं जिन पे पूरे समुदाय का अधिकार होता है। फिर आता है राष्ट्रीय संसाधन। किसी देश में पाए जाने वाले सभी राष्ट्रीय संसाधन किसी राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे खनिज पदार्थ, इसका अर्थ है कि जैसे हमारा देश भारत है, अब भारत में जितने भी खनिज के खदान हैं, मतलब कि जहाँ से लोहा, भारत में जहाँ भी लोहा निकलेगा, कोयला निकलेगा, सोना निकलेगा, हीरा निकलेगा, पेट्रोल निकलेगा, भारत में कोई भी संसाधन जो भारत में प्राप्त निकलता है या भारत से प्राप्त होता है वो राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। या चाहे वो खनिज पदार्थ हो, चाहे जल हो, भारत में चाहे जितनी नदियां झीलें हों, वो सब भारत एक देश की, एक राष्ट्र के संसाधन होता है। और वन की भूमि, देश की भूमि, महासागर, समुद्र, 22 किलोमीटर तक किसी एक देश का समुद्र पर अधिकार होता है। तो वो सभी क्षेत्र जो किसी एक देश के अंदर आते हैं वो राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। उसके बाद आता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय मतलब कि पूरा विश्व। तो इस संसाधन में किसी एक देश का अधिकार नहीं होता। ये संसाधन सभी देशों के लिए साझा होता है और सभी देश इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे पूरा हमारा जो महासागर है, इसमें किसी एक देश का अधिकार नहीं है। जैसे आपका वायुमंडल है, इसमें जब हवाई जहाजें जाती हैं तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है जिसमें सभी देशों के जहाजें वहां उस रास्ते से होते हुए जाएंगी। तो वो है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन।